हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज टैक्सेशन में मैं आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज़ डिडक्शंस एंड रिलीफ्स। सो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग समझते हैं कि डिडक्शंस एंड रिलीफ ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, इन दोनों की मीनिंग क्या होगी। सो आपने पहले वाले जो लेक्चर्स हैं इंट्रोडक्शन वाले, उसमें मुझे आपने ये बोलते हुए सुना होगा कि 5 लाख रुपीस तक अगर आपकी कोई इनकम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। बट क्या होगा कि अगर किसी की इनकम 6 लाख हो गई तो अगर 5 लाख तक उसे कोई टैक्स नहीं देना है, टैक्स नहीं देना है का मतलब क्या होता है कि 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है, और 250 से 5 लाख के बीच में जिनकी इनकम होती है उन्हें एक रिबेट मिलता है, और वो रिबेट होता है अंडर सेक्शन 87A, जो हम सेमेस्टर 3 इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में सीख कर आए। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर किसी की इनकम 6 लाख हो गई तो ऐसी कंडीशन में तो उसे टैक्स देना पड़ेगा। सो उस टैक्स से बचने के लिए हमारे पास कुछ डिडक्शंस हैं। अगर हम वो डिडक्शंस अप्लाई कर रहे हैं तो फिर हमें टैक्स नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन ये डिडक्शंस का अमाउंट कितना हो सकता है, तो ये 1,50,000 तक मैक्सिमम हो सकता है। ये अमाउंट मैक्सिमम होगा 1,50,000। अब ये ईयर ऑन ईयर चेंज होता रहता है। इस करंट ईयर के लिए ये 1,50,000 है। अगर मैं करंट ईयर की बात करूं तो मैं आपको करवा रहा हूं असेसमेंट ईयर 22-23, और हमारा प्रीवियस ईयर होगा 21-22। ठीक है। सो ऐसे हमें ये देखना होता है कि हम कौन से ईयर के लिए कर रहे हैं। अब डिडक्शंस की मीनिंग क्या होगी कि अगर आपने अपना पैसा कुछ गवर्नमेंट के अप्रूव्ड, जो डिडक्शंस में अप्रूव्ड स्कीम्स हैं, वहाँ पैसा इन्वेस्ट किया है, तो आपको उन पैसों पर कोई इनकम टैक्स देना नहीं होता है। मेरी वर्डिंग को फिर से ध्यान से समझो। गवर्नमेंट के अलाउड जो भी डिडक्शंस की डेफिनेशन में आते हैं, उन अलाउड जगहों पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको 1,50,000 रुपीस तक कोई टैक्स देना नहीं है। इसे हम कहते हैं डिडक्शंस। अब डिडक्शंस में क्या होगा, से एग्जाम्पल आपका LIC प्रीमियम है, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम है। अब आप LIC में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो आपका सीधा इनकम में से डिडक्ट हो जाएगा, और बाकी की बची हुई अमाउंट पर आपको टैक्स देना है। ठीक है। सो LIC में अगर पैसा इन्वेस्ट किया है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई मेडिक्लेम लिया है। मेडिक्लेम क्या होता है कि अगर हमें कोई डिजीज़ होती है तो उस डिजीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके एक्सपेंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक इंश्योरेंस लेते हैं, जिसे कहते हैं मेडिक्लेम। इसके बाद अगर आपने कुछ डोनेशंस किए हैं, अप्रूव्ड डोनेशंस में क्या होता है कि इंडियन आर्मी को डोनेशन दिया, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेशन दिया, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेशन दिया, किसी ट्रस्ट को डोनेशन दिया, तो इनके अलग अलग सेक्शंस हैं। जैसे LIC में 80C आता है, ठीक है, मेडिक्लेम में 80D आता है, और डोनेशन में 80G आता है। फिर से LIC 80C, ये इनका सेक्शन है, अंडर सेक्शन 80C, मेडिक्लेम 80D एंड डोनेशंस 80G में आते हैं।
सो इनमें अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो अप टू 1,50,000, मैं अंडर सेक्शन 80C की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम 1,50,000 तक आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको कोई टैक्स देना नहीं है। अब फिर से आ जाते हैं, अगर 5 लाख इनकम हो तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 6 लाख इनकम है तो टैक्स देना पड़ेगा। बट टैक्स से बचना हो तो ये लीगल तरीका है, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ कोई इलीगल चीज़ नहीं सिखा रहा हूँ, लीगल तरीका है। आपको क्या करना है, 1,50,000 LIC में इन्वेस्ट कर देने हैं। अब आपकी इनकम है, टोटल इनकम 6 लाख, उसमें से 1,50,000 आपने LIC में इन्वेस्ट कर दिया, तो बाकी का आपका इनकम बचा, इनकम जो है आपकी बचेगी 4,50,000 एंड वंस अगेन 5 लाख रुपीज तक कोई टैक्स नहीं है। सो वैसे आप 6 लाख रुपीज इनकम अर्न कर रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन उस टैक्स से बचना है। वैसे तो टैक्स से बचने के 2 तरीके होते हैं, एक इलीगल तरीका जो ब्लैक मनी जनरेट करते हैं, जो टैक्स की चोरी करते हैं, वो बिल्कुल गुनाह है, नहीं करना चाहिए। और यह है लीगल तरीका कि आप अंडर सेक्शन 80C में पैसा इन्वेस्ट कर दो 1,50,000, तो आपकी टोटल इनकम में से ये माइनस हो जाएगा, और जैसे ही आपकी टोटल इनकम में से ये डिडक्शन माइनस होगा तो आपकी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 4,50,000। एंड वंस अगेन इंडिया में फॉर दिस ईयर 5 लाख रुपीज तक कोई टैक्स देना नहीं है, तो आप टैक्स से बच सकते हो। अब यहाँ पर सिर्फ LIC नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं अंडर सेक्शन 80C में। 80D में मेडिक्लेम है एंड डोनेशन में आता है 80G। अब आपको उसको बोलोगे सर अंडर सेक्शन याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ध्यान से समझना। डोनेशन, मोस्टली लोग डोनेशन करते हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। सो डोनेशन G, ठीक है, 80G में रखा हुआ है, G फॉर गॉड। आपको कैसे याद रखना है, G फॉर गॉड, हम गॉड के लिए या गॉड के कहने पर करते हैं डोनेशन। सो अंडर सेक्शन 80G में डोनेशंस या चैरिटी आती है, बट वो अप्रूव्ड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप रास्ते में चलते हुए किसी भिखारी को डोनेशन दे रहे हो, वो अप्रूव्ड डोनेशन नहीं है। अप्रूव्ड डोनेशन की एक लिस्ट है, कोई ट्रस्ट हो, कोई NGO हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई ओल्ड एज होम, गवर्नमेंट को डोनेशन दे रहे हो, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इंडियन आर्मी, ये सब डोनेशन अप्रूव्ड डोनेशंस होते हैं। सो G डोनेशन में आता है, G फॉर गॉड, या लिख लेंगे। देन मेडिक्लेम, मेडिक्लेम का है 80D, तो आपको याद रखना है D फॉर डॉक्टर, D फॉर डॉक्टर। तो मेडिक्लेम क्यों करते हैं, मेडिकल फैसिलिटी लेने के लिए, और मेडिकल फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है हमें, तो मेडिकल फैसिलिटी हमें डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं। तो आपको याद रखना है 80D, D फॉर डॉक्टर्स, ओके। देन LIC में है 80C, आपको याद रखना है C फॉर कंट्रीब्यूशन। आप LIC में अपने बुढ़ापे के लिए या अपनी ओल्ड एज के लिए, या सपोज करो कि कुछ हो गया तो पीछे जो नॉमिनीज हैं, जो फैमिली है, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम ये कंट्रीब्यूशन करते हैं। अब 80C में सिर्फ LIC नहीं है, बहुत सारी लिस्ट दी हुई है। आप NSC में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। NSC का मतलब होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिसकी भी ये इनकम है, उसने अपने बच्चों की स्कूल फीस या ट्यूशन फीस किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को दी है तो वो भी अलाउड है इसमें। सो ऐसी एक बहुत लंबी सी लिस्ट है। जरूरी नहीं है आपका पूरा 1 लाख रुपया, 1,50,000 जो मैक्सिमम लिमिट है वो LIC में ही होनी चाहिए। अब ऐसे कर लेते हैं, देखो सपोज करो कि किसी की इनकम 6 लाख है। अब 6 लाख है तो टैक्स देना पड़ेगा, बट उसने 50,000 रुपीज़ LIC में इन्वेस्ट किए,
50,000 रुपीज़ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये पोस्ट ऑफिस में से मिलते हैं, वहाँ इन्वेस्ट किए, और 50,000 रुपीज़ अपने बच्चों की स्कूल फीस, ट्यूशन फीस पे कर दी। सो अब टोटल करें तो कितना हो गया? टोटल हो गया 1,50,000। मैक्सिमम डिडक्शन 150 है। अब यहाँ से हम 150 माइनस करेंगे तो बाकी का अमाउंट आ जाएगा 4,50,000। एंड नाउ 4,50,000 पर उसके ऊपर कोई टैक्स आएगा नहीं, तो ऐसे टैक्स से बचा जा सकता है, ऐसे टैक्स से बच सकते हैं। बट ये वर्ड क्या है, मैक्सिमम 150 क्यों लिखा है? अब ध्यान से समझो, एजुकेशन बहुत महंगा हो गया है। अगर आज की बात करें, मैं टीचर हूँ, बट मैं फिर भी कहूँगा कि आज का एजुकेशन और मेडिकल कॉस्ट बहुत कॉस्टली हो गए हैं। अगर फैमिली में 2 बच्चे हैं ना, तो उन 2 बच्चों का भी पढ़ाई का खर्चा एक एक बच्चे का 50 से 60 हज़ार हो जाता है, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस। सो यहाँ पर समझो 2 बच्चे हैं और इन्होंने स्कूल में या ट्यूशन पर 1 लाख रुपया पे किया है। सो 1 लाख रुपये स्कूल में पे किया, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस पे की, NSC 50,000 और LIC 150। तो इनका टोटल अंडर सेक्शन 80C में डिडक्शन कितना आ गया? तो आ गया 2 लाख। अलाउड कितना है? 150। तो यहाँ पर माइनस कितना होगा? 150। इट मीन्स 150 और दिस अमाउंट विच एवर इज लोअर। पॉइंट क्लियर हो रहा है? विच एवर इज लोअर। नाउ फिर से थोड़ा सा और चेंज करते हैं। इस कंडीशन में कितना अलाउड मिलेगा? 150। अब सपोज करो इसने LIC में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, 0। NSC में भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, 0। बच्चों की स्कूल फीस दी है 1 लाख, तो टोटल हो गया 1 लाख। ठीक है, सो 1 लाख और 150 विच एवर इज लोअर। सो लोअर अमाउंट कौन सा है? तो लोअर अमाउंट है 1 लाख, तो इसका डिडक्शन मिलेगा यहाँ पर 1 लाख। सो इन्वेस्ट जितना किया है या 1,50,000 विच एवर इज लोअर अमाउंट will be considered as deductions from total income। ठीक है, सो होपफुली आपको डिडक्शन समझ में आया होगा, डिडक्शन की मीनिंग समझ में आई होगी। और ये मैंने 1, 2, 3 सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है। नेक्स्ट लेक्चर जो मैं आपका लूँगा वो बुक पे लेने वाला हूँ, और बुक में मैं सारी डिटेल से आपको टिक करवाऊँगा, कौन से पेज पर दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, कितनी डिटेल दी हुई है, तो ये सब है। और यहाँ पर LIC सिर्फ अपने लिए नहीं पे कर सकता, अपनी फैमिली के लिए भी पे किया होगा तो भी डिडक्शन मिल जाएगा। सो दैट इज डिडक्शंस। अब हम समझेंगे रिलीफ की मीनिंग कि रिलीफ किसे कहते हैं। बट तब तक आपको क्या करना है, अगर ये लेक्चर्स आपको अच्छे लगते हैं तो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहना है ताकि वो भी उसका बेनिफिट ले पाए। अब समझते हैं रिलीफ क्या है, रिलीफ किसे कहेंगे। रिलीफ की मीनिंग होती है कि बहुत सारे ऐसे जॉब्स होते हैं कि जिनमें उनकी जो सैलरी है हो सकता है पास्ट 2-3 इयर्स की एक साथ मिली हो। उसके मैं फ्यू एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ। या ऐसा हो सकता है कि जिसकी इनकम है उसकी इनकम इंडिया में भी है और सामने वाली कंट्री में भी है। तो इन दोनों कंडीशंस में क्या करेंगे उसे कहते हैं रिलीफ। अब ध्यान से समझना, सपोज करो एक गवर्नमेंट में जॉब करने वाला पर्सन है, जैसे हम एक नेम ले लेते हैं मिस्टर ए। अब मिस्टर ए के ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है, एलिगेशन लगता है कि उसने कुछ गलत किया है। सो जब तक ये प्रूव हो तब तक मिस्टर ए को सस्पेंड कर दिया गया, और जब किसी को सस्पेंड करते हैं तो उसकी सैलरी हो जाती है आधी। अब मिस्टर ए की सैलरी थी 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, तो अब होगा क्या, उसे मिलेंगे 50,000 पर मंथ और उसे जॉब पर आना नहीं है।
अब इस बात को 3 साल हो गए, केस चला। 3 साल के बाद पता चला कि ये जो मिस्टर ए है ये इनोसेंट था, ये ईमानदार था, इसने कुछ गलत नहीं किया था और इसे ऐसे गलत इल्ज़ाम लगाकर सस्पेंड कर दिया गया। अब क्या होगा? अब 3 साल के बाद वो वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेगा और अगर 3 साल के बाद ड्यूटी ज्वाइन करेगा और पता चला ये इनोसेंट था, तो जो इसकी आधी सैलरी 3 साल के लिए डिडक्ट की गई थी वो अब सब उसे एक साथ करंट ईयर में मिलेगी। अब करंट ईयर में मिलेगी तो कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो 50,000 रुपीज़ पर मंथ उसे मिले थे, 50,000 नहीं मिले थे। इंटू 12 करेंगे तो साल का हो जाएगा 6 लाख पर एनम। इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा 18 लाख रुपीज़ फॉर 3 ईयर्स। अब जैसे ही ये साबित हो जाएगा, कि इसने कुछ गलत नहीं किया था, उसे ड्यूटी पर वापस ज्वाइन करने का ऑर्डर मिल जाएगा और उसकी जो 3 साल की आधी सैलरी मिली थी वो अब उसे पूरी एक साथ मिलेगी। अब उसे एक साथ 18 लाख रुपए करंट ईयर में मिलने वाले। अब करंट ईयर में 18 लाख रुपए मिलेंगे तो इसे कहते हैं एरियर्स। इसे क्या कहेंगे? एरियर्स। एरियर्स का मीनिंग होता है बाकी, आउटस्टैंडिंग। इसकी पूरे एरियर्स उसको एक साथ मिल जाएंगे। अब करंट ईयर में 18 लाख रुपए का तो एरियर मिला लास्ट 3 साल का, और साथ में करंट ईयर में जो काम करेगा तो करंट ईयर में उसे सैलरी भी तो मिलेगी। 18 लाख रुपए के तो एरियर्स हुए, ठीक है, प्लस करंट ईयर में उसे 1 लाख पर मंथ सैलरी थी, तो उसे 12 मंथ्स का 12 लाख सैलरी भी मिलेगा, सैलरी ऑफ करंट ईयर। तो अब हुआ क्या? तो इसे टोटल अब मिले 30 लाख रुपए। अब 30 लाख रुपीस अगर उसे एक साथ मिले करंट ईयर में तो उसका तो टैक्स बहुत सारा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले वाली ईयर्स की सैलरी उसे करंट ईयर में मिल रही है तो टैक्स देना पड़ेगा, और वो भी हायर स्लैब में चला जाएगा टैक्स। सो इस वजह से वो रिलीफ अप्लाई कर सकता है। आईटी ऑफिसर्स के सामने अपने टैक्स में रिलीफ के लिए अप्लाई कर सकता है। एक ये हुआ रिलीफ। दूसरा रिलीफ हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल सपोज करो एक है मिस्टर की जगह डॉक्टर ले लेते हैं, डॉक्टर ए। अब ये एक डॉक्टर है, ठीक है। अब ये इंडिया में भी सर्जरी करता है और इंडिया से बाहर अमेरिका भी जाता है, यूके यूरोप भी जाता है सर्जरी करने के लिए। अब जब ये वहाँ हॉस्पिटल्स में सर्जरी करने जाता है तो वहाँ उसे फीस मिलती है। एंड बिलीव मी, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो 15-20 दिन 25 दिन इंडिया में रहते हैं, इंडिया में काम करते हैं और हर महीने 5-10 दिन यूएस यूके चले जाते हैं, वहाँ सर्जरी करके आते हैं। अब 5 दिन के लिए कोई डॉक्टर यूएस गया, यूके गया और वहाँ सर्जरी कर वापस आया और 5 दिन में उसे 50 लाख रुपए मिले वहाँ पर, तो वहाँ की गवर्नमेंट बोलेगी कि टैक्स यहाँ दो क्योंकि ये इनकम तो यहाँ हुई है। वहाँ के हॉस्पिटल्स उसका टीडीएस काट लेंगे। टीडीएस मीन्स टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एडवांस टैक्स कहते हैं। अब वो पैसा इंडिया आएगा, इंडियन गवर्नमेंट भी बोलेगी भाई आपकी इनकम हुई है, मुझे टैक्स दो। तो सामने वाला बोलेगा मैंने कमाया, वहाँ की अमेरिकन गवर्नमेंट को भी टैक्स दूँ, इंडियन गवर्नमेंट को भी टैक्स दूँ। तो इसे कहते हैं डबल टैक्सेशन। सो डबल टैक्सेशन गवर्नमेंट नहीं लेती। इस कंडीशन में गवर्नमेंट को बताना होगा कि इस डॉक्टर ने उस इनकम का जो टैक्स है वो वहाँ यूएस में पे कर दिया है, तो वो इनकम जब इंडिया आएगी तो उसे कोई टैक्स देना नहीं है। वो आईटी ऑफिसर के सामने रिलीफ अप्लाई कर सकता है कि ये जो यूएस से इनकम आ रही है वहाँ पर यूएस गवर्नमेंट ने ऑलरेडी टैक्स ले लिया है, तो उस इनकम पर इंडियन गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले। दैट इज कॉल्ड रिलीफ। सो डिडक्शंस एंड रिलीफ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
रियल लाइफ में काम में आने वाला चैप्टर है। जब आप आगे जाओगे, अपनी रियल लाइफ स्टार्ट करोगे, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो जाओगे, आपको इनकम होना स्टार्ट होगी, तब ये पॉइंट्स आपको काम में आएंगे, ये पॉइंट्स आपको याद आएंगे कि अमर सर ने बताया था ऐसे डिडक्शंस हम अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने फिर से आपको बता दूं, अंडर सेक्शन 80C, C फॉर कंट्रीब्यूशन, अंडर सेक्शन 80D ये मेडिक्लेम के लिए होता है, D फॉर डॉक्टर, एंड अंडर सेक्शन 80G, G हम डोनेशन के लिए करते हैं, सो G फॉर गॉड। ऐसे करके आपको ये अंडर सेक्शन याद करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन तीनों के आपको सम्स करवाऊंगा, नोटबुक में करवाऊंगा। और हाँ, आप मुझे कमेंट में ये भी बताइए कि आपको कौन से लेक्चर्स अच्छे लगते हैं। ऐसे मैं बोर्ड पर रिकॉर्ड करता हूँ, आपको वो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, या मैं नोटबुक पर करवाता हूँ जो सम सॉल्व, वो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं। अगर आप मुझे बता रहे हो तो मैं आगे के लेक्चर्स उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज हमने एक इंट्रोडक्शन लेक्चर लिया था डिडक्शंस एंड रिलीफ को समझने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सम्स करवाऊंगा। सो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, लेक्चर्स शेयर करते रहिए, देखते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और स्टार्ट करेंगे आगे के सम्स।